नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम भूगोल का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका जो पार्ट 6 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे तथा पार्ट 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जलवायु तथा मौसम। यह जो टॉपिक है आपका सिलेबस में मेंशन है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है जलवायु तथा मौसम का, इससे रिलेटेड हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो आप याद देखिएगा, भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु मानी जाती है। इससे आप याद रखिएगा, भारत की जो जलवायु है इसको हम मानसूनी जलवायु मानते हैं। तो यह फैक्ट आप याद रखिएगा। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है अरबी भाषा का शब्द है मौसम, इससे हुई है, जिसका मतलब होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाना। तो इसे आप याद रखिएगा, जो मानसून शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका मतलब होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाना। तो इसे आप याद रखिएगा। भारत में हिंद महासागर से चलने वाली पवनों की दिशा में वर्ष भर ऋतुवत परिवर्तन होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आप याद रखिए, भारत में हिंद महासागर से चलने वाली पवनों की दिशा में जो है ऋतुवत परिवर्तन होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु को ऋतु चक्र के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ वर्ष में 4 प्रमुख ऋतु होती हैं। आप याद रखिए, भारत में वर्ष में 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। तो इन 4 ऋतुओं के बारे में हम आगे के स्लाइड में पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो आप याद रखिएगा, जो ग्रीष्म ऋतु है मार्च से मई तक सूर्य के उत्तरायण होने से भारत में तापमान बढ़ जाता है। इस समय संपूर्ण उत्तर भारत में तेज, गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती, जिनको हम लू के नाम से जानते हैं। तो आप याद देखिएगा, मार्च से मई तक के महीने में जो है सूर्य के उत्तरायण होने से जो है भारत में जो तापमान होता है वह बढ़ जाता है। इस समय संपूर्ण उत्तर भारत में तेज, गर्म एवं शुष्क हवाएं चलते हैं, जिनको हम लू के नाम से जानते हैं। इस ऋतु में जो है तूफान के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और ओले पड़ते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जिन्हें मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है, जिसे भी आप याद रखिएगा। तथा ये जो ग्रीष्म ऋतु है इसके कुछ स्थानीय नाम भी हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो निम्नलिखित, इनके बारे में आपको याद रखना है। तो इनके कुछ स्थानीय नाम कौन कौन से हैं तो आप याद रखिएगा। नॉर्वेस्टर, तो पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड, उड़ीसा में जो है इन मानसून पूर्व वर्षा की जो पवनें होती हैं इनको हम नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। तथा ये जो पवनें होती हैं चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक होती हैं। वहीं अगर हम काल बैसाखी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर का जो स्थानीय नाम होता है उसको हम काल बैसाखी कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर का जो स्थानीय नाम होता है काल बैसाखी। वहीं अगर हम चेरी ब्लॉसम की बात करें तो कर्नाटक कॉफ़ी के फूलों के खिलने में यह जो चेरी ब्लॉसम होती है सहायक होती है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो चेरी ब्लॉसम पवनें होती हैं ये जो होती हैं कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों को खिलने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके बाद आम्रवृष्टि की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत आम में जो है जल्दी पकने में जो है सहायता करती है। आम्रवृष्टि आप याद रखिए, दक्षिण भारत में जो है ये जो है आमों के पकने में सहायता करती थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बोडो चिल्ला, यहाँ पे बोडो चिल्ला होगा, बोडो चिल्ला। तो बोडो चिल्ला जो पवनें होती हैं, नॉर्वेस्टर का जो स्थानीय नाम है असम में, उसको हम कहते हैं, आप याद देखिएगा, असम में नॉर्वेस्टर का जो स्थानीय नाम है उसको हम बोडो चिल्ला के नाम से जानते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है इसके कुछ स्थानीय नाम मैंने आपको बता दिया है, नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम, अमरवृष्टि और बोडो चिल्ला। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु का समय रहता है। इस समय उत्तर भारत में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का शिवालिक तक पहुंचने के कारण जो है निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम मानसून गल्त के नाम से जानते हैं। इस गल्त को भरने के लिए जो है हिंद महासागर की समुद्री पवनें, जिन्हें दक्षिण पश्चिम पवन कहा जाता है, का उत्तर पूर्व दिशा की ओर भारत में प्रवेश होता है। तथा भारत में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून को इस आगमन को मानसूनी प्रस्फुटन के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा, यह फैक्ट आप याद
देखिए यह फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। कई बार, हजारों बार यह प्रश्न पूछा गया, इसे आप याद रखिएगा। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती थी। फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इसको आपको याद रखना है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में मानसून का जो प्रवेश है जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है तथा जुलाई तक संपूर्ण भारत में यह प्रसार हो जाता है। जिसे आप ध्यान दीजिएगा, भारत में मानसून का जो प्रवेश होता है जून के प्रथम सप्ताह में केरल में तथा इसके बाद जुलाई तक संपूर्ण भारत में हो जाता है। ये फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप याद रखिएगा वर्षा ऋतु से रिलेटेड फैक्ट, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून को दो भागों में बांटा जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा में। जैसे आप याद रखिएगा, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, इन दो भागों में बांटा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून को। तो इसे आप याद रखिएगा। भारत में मेघालय राज्य का जो मासिनराम है यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कि विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है वो मेघालय के मासिनराम में दर्ज की जाती है। इसके बाद आप याद रखिएगा राजस्थान का थार मरुस्थल तथा जम्मू कश्मीर के लेह में जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। फैक्ट आप याद रखिएगा, राजस्थान के थार मरुस्थल में तथा जम्मू कश्मीर के लेह क्षेत्र में जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा दर्ज की जाती है। वहीं लेह भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे आपको याद रखना है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर जो है वर्षा में कमी होती है, जिससे भी आप याद रखिएगा। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने पर जो है वर्षा में कमी दर्ज की जाती है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप याद रखिएगा, शरद ऋतु से रिलेटेड। तो शरद ऋतु से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो वर्षा के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है जिसका समय अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होता है। तो आप याद रखिएगा, वर्षा के बाद जो है शरद ऋतु का आगमन होता है जिसका समय अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होता है। इसे जो है लौटता हुआ यानी कि निर्वर्तन मानसून का मौसम भी कहा जाता है। आप याद देखिए, शरद ऋतु को जो है लौटता हुआ मानसून का मौसम भी कहा जाता है। फैक्ट भी आप याद देखिएगा, उत्तर भारत में इस मौसम से प्रायः वर्षा नहीं होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में कई चक्रवाती तूफान भी उत्पन्न होते हैं। तो फैक्ट भी आप याद देखिएगा, जो लौटता हुआ मानसून होता है इससे जो है प्रायः वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो है चक्रवाती तूफान विकसित होते हैं। इसके बाद आप याद रखिएगा शीत ऋतु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसका काल जो होता है मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक माना जाता है। शीत ऋतु का जो काल होता है यह मध्य नवंबर से फरवरी तक माना जाता है। इसके बाद इसमें सूर्य की जो स्थिति होती है वह दक्षिणायन हो जाती है। इस उत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है तथा पवनें निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलने लगती हैं, यानी कि शीत ऋतु के समय जो उत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है तथा पवनें जो थी वो निम्न दाब की ओर चलने लगती है। इसे शीतकालीन या लौटता मानसून यानी कि उत्तर पूर्व मानसून के नाम से भी जानते हैं, यानी कि शीत ऋतु में जो मानसून बनता है उसको हम उत्तर पूर्व मानसून के नाम से भी जानते हैं तथा जो उत्तर पूर्व मानसून होता है इसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है तथा इससे जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा प्राप्त होती थी। फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लौटता हुआ मानसून होता है, जो शीतकालीन मानसून होता है जिसको हम उत्तर पूर्व मानसून के नाम से भी जानते हैं, इससे जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। तो ये फैक्ट कई बार पूछा गया, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे क्या है देख लेते हैं इसको। इसी समय यानी कि शीत ऋतु के समय जो है भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत के पश्चिम उत्तर भाग में प्रवेश करती, जिससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में हल्की वर्षा और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में हिमपात होता है। यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, इससे जो है भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में हल्की वर्षा तथा जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में हिमपात उत्पन्न होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो पश्चिमी विक्षोभ से भारत में वर्षा होती है यह रबी की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो जितनी भी 4 इंपॉर्टेंट ऋतुएं थी भारत की उसको हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया तथा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आगे मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एल नीनो क्या होता है। तो जो एल नीनो है यह एक प्रक्रिया जिसमें पेरू के तट पर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का जो तापमान होता है वह असामान्य रूप से बढ़ जाता है। इससे भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे एल नीनो के कारण जो है
भारत में अल्पवृष्टि तथा अकाल देखने को मिलता है। तो यानी कि जो एल नीनो होता है यह भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। फैक्ट आप याद देखिएगा, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगर हम लाल नीनो की बात करें तो जो लाल नीनो होता है यह एल नीनो के विपरीत एक प्रक्रिया होती है जिसमें पेरू के तट पर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के जो जल का तापमान होता है असामान्य रूप से कम हो जाता है। यह भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यानी कि जो लाल नीनो है यह भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, यानी कि जो वर्षा होती है वह काफ़ी ज़्यादा दर्ज की जाती है लाल नीनो के कारण भारत में। वहीं अगर हम एल नीनो की बात करें तो जो एल नीनो होता है यह भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे भारत में अल्पवृष्टि तथा अकाल देखने को मिलता है। तो लाल नीनो और एल नीनो के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगला फैक्ट क्या मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, देख लीजिए, ये आखिरी फैक्ट है। यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाएगा। भारत का जो दैनिक मौसम मानचित्र होता है भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे द्वारा तैयार किया जाता है। फैक्ट आप याद देखिए, भारत का जो दैनिक मौसम मानचित्र होता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पुणे द्वारा तैयार किया जाता है। वर्तमान में भारत में मौसम संबंधी सेवाएं जो है भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यानी कि जो आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था जलवायु तथा मौसम का, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।